तो आपका जो मंथली रेवेन्यू था वो कितना कर रहा था बुटीक? कभी 1 लाख भी हो जाता है, 1.5 लाख भी हो जाता है। सीजन में ऑलमोस्ट बहुत कुछ हो जाता है मेरा। 100-150 स्टूडेंट्स को पर्सनली जानता हूँ जो एक नहीं 3 से 4 लाख 5 लाख के बीच में कमा रहे थे बुटीक से। पर मैं नहीं हारती। मेरा ये मानना है कि अगर 2 हाथों वाले इतना कर सकते तो वो तो 4 हाथ वाला है। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड इत्विंसम, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे हमारी प्यारी स्टूडेंट अप्रैल बैच से शीतल सुतार का, जिन्होंने यहाँ पे वॉलंटियरशिप भी की पिछली फेयरवेल पार्टी में और काफ़ी मुझे इंसाइट्स भी दिए। और मतलब कि इंस्टीट्यूट में भैया ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो हर बैच में कुछ बच्चे आते हैं जो इंस्टीट्यूट को सुधारने के लिए काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देते हैं। उनमें से एक है शीतल सुतार। जी दीदी बताएं, इतनी मैंने तारीफ की आपकी, कितने पैसे मिलेंगे मेरे को अब? मेरा मन खुश हो गया। आपका इंटरव्यू कल शूट करने के लिए इनका फ़ोन आया मेरे पास और ये कह रही थी कि भैया कि मेरी क्या बोलते हैं ट्रेन है, बस है, मेरे को आज जाना ही होगा। कह रही है मेरा दिल नहीं लग रहा। मैं बोला 90 दिन हो गए, 91वां दिन और हो जाएगा तो क्या समस्या है। कल इंटरव्यू शूट करेंगे क्योंकि लुधियाना फेयरवेल और रोहतक फेयरवेल के बाद लगातार काम से हम जूझ रहे थे तो उससे फटीक हो गया था, इसलिए अब इनका इंटरव्यू शूट करेंगे। बहुत अच्छा। जी दीदी बताएं अपने बारे में कुछ। मैं डूंगरपुर राजस्थान से हूँ। यहाँ पर स्पेशली मैम से मतलब मैम के साथ रहकर कुछ और उनका सबसे पहले तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनका मैनेजमेंट मेथड, किस तरीके से वो स्टूडेंट को ट्रीट करती है, किस तरीके से काम करना चाहिए। क्योंकि मैंने उनको ही पुरानी वीडियोस भी देखी और अभी की भी देखी, तो उन्होंने काम तो है बेस्ट है पहले से अब बाकी, पर जो उनका डेवलपमेंट भी है ना साथ साथ पर्सनालिटी का, वो भी माइंड ब्लोइंग है। तो मुझे पता नहीं ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है। तो मुझे यूँ लगा कि मैं इनके साथ रहकर खुद में और इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, खुद में अपनी स्किल में, अपने काम में, और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। इससे पहले क्या कर रहे थे आप अपनी लाइफ में? इससे पहले 4 साल से मैं अपना बुटीक चला रही हूँ और उसके पहले मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी। मैंने 17 साल जॉब की है सर। किस चीज़ की टीचिंग करते थे आप, क्या पढ़ाते थे? मैंने 12th कंप्लीट किया, फिर मैंने प्राइवेट स्कूल में जॉब कर ली क्योंकि हमारे जो घर का माहौल ऐसा था कि लड़की 10वीं 12वीं में आ गई इसलिए शादी करवा दो। ऐसे माहौल में पैदा हुए कि रेगुलर कॉलेज के लिए तो हम सोच भी नहीं सकते थे, पर पापा वगैरह से कंसल्ट किया। मम्मी मेरे थोड़ी पढ़ी लिखी थी तो फिर मेरा प्राइवेट में एडमिशन करवा दिया, प्राइवेट कॉलेज करती रही। डिस्टेंस से बीए करी होगी आपने? जी हाँ। ओके। तो फिर है ना, पर फिर घर बैठे बैठे क्या करें, तो गांव में एक छोटी सी स्कूल थी तो मुझे 1500 रुपये मिलते थे तब। अच्छा जी, 2006-07 की बात है। तो मैंने वो ज्वाइन कर ली। फिर वहाँ से मेरे को यूँ लगा कि मैं और अच्छा पढ़ा सकती हूँ, तो पड़ोस के एक और गांव था, वहाँ से मैंने फिर से जॉब की। मैंने वहाँ पर मैंने 2-3 साल जॉब की, देन शादी हुई। आफ्टर मैरिज फिर मैंने लगभग गुड़िया मेरी 7-8 महीने की थी, कुछ आई फेस की प्रॉब्लम। अचानक से माहौल चेंज होता है, सेटअप होने में टाइम लगता है, मेंटली और फिजिकली दोनों आ गए। तो थोड़ा बहुत सेट हुई नहीं हुई, फिर भी मेरे को लगा पता नहीं शुरू से काम किया हुआ था इसलिए कि शायद मुझे यूँ लग रहा था कि दिन उग रहा है, रात हो रही है, इसके अलावा मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। फिर मुझे लगा कि मैं क्या करूँ, समझ में आया नहीं कुछ। फिर मैंने मम्मी पापा से मतलब मेरे सास ससुर से परमिशन ली, तो मम्मी ने कहा कि तुझे जो सही लगे वो कर, क्योंकि भाई बच्चा भी संभालना है और घर भी संभालना है। हस्बैंड से पूछा, उन्होंने भी कहा कि मम्मी जैसे बोले वैसे कर रही हूँ। फिर मैंने ससुराल के पास में एक गांव था, वहाँ इंटरव्यू दिया। वहाँ पे 3500 में मैंने जॉब की 2013 में। ठीक है। वहाँ से स्टार्टिंग की और कंटिन्यू मैं वहाँ पे जॉब की। फिर लगा कि मैं कुछ और बेस्ट के लिए बनी हूँ। वहाँ छोड़ के जो हमारे पास में थोड़ी मेन से तहसील पड़ती है एक सागवाड़ा, वहाँ मैंने महाराणा प्रताप स्कूल में जॉब की। वहाँ पर मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिली कि जिनसे नहीं मिलना चाहिए, और ऐसे लोगों से भी मिली कि जिनसे मेरे को यूँ लगा कि मैं शायद और बेस्ट के लिए बनी हूँ। ये करते करते निकल गए, मेरे 2 बच्चे हो गए। उसके बाद एक और बड़ी छोटी गुड़िया हुई मेरे 2016 में। ये सारी चीज़ें होती गई। उसके बाद मैंने वो लीव पर चली गई थी, डिलीवरी लीव पे। फिर मैंने कोचिंग स्टार्ट की, कोचिंग ली। मैं 2011 से मैं ना आरपीएससी की तैयारी कर रही थी जॉब के लिए।
और हमेशा 2011 से मेरे साथ यही हुआ कि जो मैंने एग्ज़ाम दिया, मेहनत की, एग्ज़ाम देने के बाद भी भैया 1 नंबर से, आधे नंबर से रह गई। पर हमेशा यूँ लगा क्यों आई हूँ? फिर सोचा शायद कुछ और अच्छा होगा मेरे साथ। ये सोचते हुए मैं एग्ज़ाम देती गई। 2016 में जब मेरी छोटी गुड़िया का टाइम डिलीवरी टाइम था, तब भी मैं उदयपुर घर से 150 किलोमीटर दूर गई, सबके ना कहने पर भी। तब मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया और 1 नंबर से रह गई। तब थोड़ा मन हार गया। फिर गुड़िया 7-8 महीने की फिर से हुई। थोड़ा बहुत फाइनेंशियल इशू था, तो मुझे लगा 2 बच्चे हैं, घर में एक कमाने वाला बंदा है, तो कैसे होगा यूँ? बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और मेरा ये था कि 12th से मैं कमा रही हूँ और घर पर मैं थोड़ा सैलून का कर लेती थी। मम्मी ने ज़बरदस्ती मेरे को सिलाई सिखाई थी, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ये दर्जी वाला तू ही कर, मैं तो नहीं करूँ, बिल्कुल भी नहीं। मतलब सिलाई के कपड़े आते वो भी हटा देती, तू यहाँ से मम्मी जगह दे दे, हम नहीं करेंगे, ये तू करियो। पर जब मम्मी की इम्पोर्टेंस कब पता चली भैया, जब मेरा बीएड में हुआ और पैसे नहीं थे तब, तो मम्मी पूरी रात काम करती। भैया कुवैत गया था तो बाइक खरीदने के लिए उसने पैसे जोड़े थे, तो मेरी मतलब मुझे पढ़ाने के लिए, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, हमारे 10वीं 12वीं की शादी करवा दो बस। पर मुझे पढ़ाने के लिए मेरी मम्मी ने सबको बोला कि नहीं मेरी बेटी को पढ़ाओ, क्योंकि मम्मी का जब 11 पहले 10वीं 12वीं करती जॉब मिल जाती थी। तो मम्मी ने जब बायो से थी मम्मी मेरे, तो 9th-10th किया तो जॉब आई मम्मी की। तो फैमिली बहुत बड़ी थी हमारी, तो ना बोल दिया हमारे घर की बहू है, जॉब तो नहीं करेगी, पढ़ाई भी मम्मी की बंद और जॉब तो सोच भी नहीं सकते। तो मम्मी ने कहा मैं मेरी बेटी पढ़ाऊँगी, भले प्राइवेट में पढ़ेगी। तो उस बीएड के लिए भैया मामा से पैसे लिए, भैया ने पैसे मामा के पास जोड़े, 24,000 रुपये मेरी फ़ीस थी, वो भरी। और मम्मी पूरी रात सिलाई करती और मुझे 100 रुपये देती, क्योंकि हमारा आना जाना 100 रुपये में हो जाता था, पास वाले डिस्ट्रिक्ट से था। तो शादी के बाद की बात है? शादी के बाद आपकी मम्मी ने दी? शादी के पहले की, शादी के पहले बीएड की थी, ओके। तो ये सब कुछ हो चुका था। फिर उसके बाद मैं 2011 से कंटिन्यू एग्ज़ाम दे रही थी कि मम्मी को यूँ था मेरी बेटी की जॉब हो जाए तो मेरे सपने पूरे हो जाए। पर मम्मी ने एक चीज़ और मुझसे कही कि देख बेटा, मेरे को पढ़ने तो नहीं दिया, पर मेरे पापा ने यानी तेरे नाना जी ने जो मेरे को सिलाई सिखाई, उससे मैं आज तुमको खिला रही हूँ। तो तू भले तेरा मन नहीं हो पर तू सीख। मतलब मन मार मार के मैं सीखी। फिर भी उसने 18 दिन के लिए मुझे कहीं बाहर भी बाहर मतलब पास की सिटी में रोज आना जाना। एक जो गलतियाँ आजकल के बच्चे कर रहे हैं, और हम कैथलिक कॉलेज में गए थे, वो प्रिंसिपल मैम कह रही थी कि जब हम बच्चे थे, हमारी छुट्टियाँ होती थी तो हमें सिलाई सिखाती थी मम्मी, कढ़ाई सिखाती थी, कुछ ना कुछ सिखाती, दरी बनाना, कुछ ना कुछ ऐसी स्किल सिखाने की कोशिश करती थी कि इन फ्यूचर अगर इसको जॉब ना मिले, कुछ ना कर पाए, तो कम से कम अपना पेट गुजारा करने के लायक हो जाए। मैंने वो सब कुछ किया। समझ पा रहे हैं आप? ऐसे जैसे मेरी नानी ने, मेरी माँ नहीं सीख पाई थी सारी, मेरी मौसी और को आती थी, मेरे मम्मा को आती थी, फिर मेरी सिस्टर ने भी हुई, मेरी नानी पहले उनकी गुरु थी, उन्होंने सिखाया। आप इस चीज़ को समझो कि जब हाथ में स्किल होती है ना, स्किल, तो हो सकता है जॉब कहीं ना मिले, तो कम से कम हम ऐसे तो भूखे ना मर जाएं। तो मम्मी ने यही बोला कि बेटा तुझे नहीं पता है, तुझे जो आज दिख रहा है ना, ये नहीं है कुछ भी, और कल क्या होगा वो तुझे पता ही नहीं है। तो ये जो हम कला सीखते, हाथ की कला की कोई नहीं ले सकता। तुम्हारे किस्मत से मैं जो लिखा है और हाथ की कला, ये 2 ही चीज़ें तुम्हारी जो पूंजी है वो कोई नहीं ले सकता है तुमसे। लेकिन अभी जो आप ये बातें बता रहे हो ना जी, और मुझे तो लग ही रहा होगा, जो सामने देख रहा है उसको भी झूठ लग रहा होगा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को देख के ऐसा लगता है नहीं कि आपने फाइनेंशियल स्ट्रगल किया होगा कभी। बिल्कुल एक्चुअली मेंटेन किया है ऐसा कि लोगों को लगे सारी बंदी जा रही है पर है तो करोड़पति। आप इस चीज़ को समझें, कई लोगों के ना वो क्या बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ हरियाणा में बोलते हैं ग्राहक मार मीन्स जैसे किसी को कर्जा लेना होता है ना, कर्जा, तो बंठन के रहेगा, वाइट कपड़े खुले खुले पहन के घूमेगा और फिर वो मोटा कर्जा उठाएगा। बेसिकली आप समझें, पर्सनैलिटी एक्चुअल में ऐसी होनी चाहिए कि पर्सनैलिटी आपकी जो भी आपका इतिहास था उसको ढक दे। जी बिल्कुल। अगर हम मान के चलो अपने दुख लोगों के सामने रोए बिना ही और हमारे फेस से पता चल रहा है, तो इसका मतलब हम सही काम नहीं कर रहे हैं, उसको ढकना आना चाहिए हमें। जी सही बात है। क्योंकि ये जो समाज है, ये जो दुनिया है, ये मतलब अगर आप उनको अपना सब कुछ सामने ला के रख दोगे ना, तो वो आपको एक्सप्लॉइट करेगी, आपका सहारा नहीं बनेगा। नहीं बनेगी। उनको कुछ टॉपिक मिलेगा बात करने के लिए, मज़ेदार टॉपिक, और मैं वो देना नहीं चाहती। आप क्लासरूम में मैंने जब भी देखा आपको बिल्कुल पीछे बैठे होते थे कुर्सी लेके, उसका क्या कारण होता था? उसका ये कि 2018 में मेरा बेटा हुआ,
मेरा बेटा हुआ, मेरा बेटा प्री मैच्योर था। मेरे मतलब सीधे सादे शब्दों में अगर मैं एक बात कहूँ सर, तो मेरा 36 कंप्लीट हो गया, 37 रनिंग है, पर मैंने अपने 30 साल में ज़िंदगी के सारे दुख देख लिए, कुछ भी बाकी नहीं रहा। मेरा बेटा 3-3.5 महीने का था और मैं घर से बाहर निकली, उठी ही थी लगभग, तो पैर फिसला, दोनों पैर क्रॉस में हुए और दोनों पैर यहाँ से टूट गए। कहाँ से? पीठ? ये टखने से? मतलब यहाँ से घुटने के नीचे से हड्डी क्रॉस हुए दोनों पूरी तरीके से, जैसे वो नहीं होती रुई वाली गुड़िया होती है, रुई अलग हो जाए, ऊपर से कवर रहे, हिले, उस तरीके से मेरे दोनों पैर टूट चुके। अभी भी मेरे पैर में रॉड है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ 6 स्क्रू लगे, 2 रॉड है। ये पैर 2 जगह से टूट चुका है। उसके बाद भी टूटने वाला प्रोग्राम मैंने कंटिन्यू रखा। मैं करीब 6 से 7 बार टूट चुकी हूँ। अच्छा, फिर भी कोई कह दे मेरे को टूटा हुआ, लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि लोग मुझसे जले तो भी ये समझ लो, या फिर पता नहीं, जब मेरे दोनों पैर टूटे भैया तो मैं सोई हूँ, ये नहीं, मेरे को लोग मिलने आते हैं, अब उनकी सांत्वना समझ लो या देखने आ रहे ये समझ लो। पर एक भाई साहब आए, रिलेटिव ही थे मेरे, नाम नहीं लूँगी, मुझे आके उन्होंने ये बोला, मुझे डांस का, गरबों का बहुत शौक है, मेरे जैसे गरबे शायद कोई नहीं खेलता, ये गांव वालों का कहना है, मैं नहीं कहूँगी। तो उसने मेरे को ये बोला कि अब तू चलेगी कैसे, अब तू गरबे कैसे खेलेगी, अब तो तू चलेगी के तो भी ये लगेगा कि लंगड़ी है, कोई लंगड़ी चल रही है। तब उस दिन मैंने खाना नहीं खाया। तब मेरी सास ने मेरे को समझाया कि तू अगर ऐसे रोएगी तो करेगी क्या, वो बता दे, क्या करेगी। उसका उनका तो काम है, मिलने आएंगे तो वो तो बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, पर तू खुद पर उन चीज़ों को हावी क्यों होने दे रही है। फिर मैंने सोच लिया कि मैं इस बंदे को इसी नवरात्रि पर खेल के दिखाऊंगी। मेरे पैर टूटे थे 24 जनवरी को, तो 24 जनवरी 2019 को। फिर मैंने क्या किया, जैसे कि 1 महीना 20 दिन बाद जो मेरा प्लास्टर था वो खुला, कच्चा पट्टा चढ़ा, तो जो 10 सेकंड की एक्सरसाइज थी उसको मैंने 20 सेकंड किया। डॉक्टर ने जब ना बोल दिया, घर में कोई ना डांट पड़ती, हस्बैंड तो वही खड़े रहते, ये कर क्या रही है वो डांटने के लिए। तो जैसे इधर उधर होते, मैं धीरे धीरे सहारा पकड़ के नीचे बैठना चालू किया, पाल्टी लगाना चालू किया। मेरे 2 महीने में तो मैं नीचे बैठ के कपड़े धोना स्टार्ट कर दिया था मैंने। अच्छा, डेडिकेशन था आपको कि मेरे को ठीक करना है, और में डांस करना फिर से। हाँ, मुझे पसंद था, और जो मुझे पसंद है वो मैं करके रहूँगी, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि एक ही तो चीज़ है जिससे हमको खुशी मिलती है कि कितना भी स्ट्रेस हो, जो आपको पसंद है वो काम कर लो तो अच्छा लगेगा ना। अगर मैं वही नहीं कर पाई तो मैं जीऊँगी कैसे? ठीक बात, ये भी तो है। तो मैं सही होगी, लगभग मेरे को 2-2.5 महीने लगे, और उस नवरात्रि पर मैंने खेला, उस सबने देखा, और मेरी सास के पास आकर बोले, इसके पैर नहीं दुख रहे, इसका तो ऑपरेशन हुआ है ना, ऐसे कैसे खेल रही है। मम्मी बोले चल चल नज़र लगेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसीलिए तो आई हूँ, नज़र लगेगी नहीं लगे कि उनकी नज़र में मैं आऊँ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जो दूसरी बार आप कह रहे हो फिर से प्रोग्राम जारी रहा टूटने का, उसके बाद हुआ, और डांस के बाद हुआ? नहीं, वो तो जब होता रहा, फिर साल भर 2 साल शायद हुए, और वॉक करने के लिए जा रही थी मैं, तो जैसे ही पैर मुड़ा फिर से वहीं से हड्डी टूट गई। हड्डी कमजोर है आपकी? डॉक्टर हड्डियाँ मेरे लिक्विड, मेरे 2 प्रीमेच्योर बेबी है, फर्स्ट वाली भी और लास्ट बेटा हुआ वो भी। और प्रेगनेंसी टाइम में एक भी बार कैल्शियम की दवाई मेरे को सूट नहीं हुई, तो उसकी वजह से मेरे हड्डियों में लिक्विड नहीं बन रहा है जी। तो इतनी खोखली है कि मामूली कुछ भी हो टूट जाएगी यूँ है। और 3rd टाइम मेरे टूटे, हम सारे फ्रेंड्स से वो ग्रुप बना के घूमने जाएं यूँ करके, सपना तो बोल ही रहे थे नहीं जाना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसी दिन जा रहे थे हम घूमने के लिए। एक बात मैं बीच में अभी टोकूंगा आपको, और अब की बार जब वॉलंटियर्स को घुमाने की बात आई तो आपने ही सलाह दी थी ना, रंगमंच जाएंगे गुड़गांव, और वहाँ पे उठ पड़ जाते तो आप वहाँ पे भी तो ऐसी ही कुछ वो नहीं थी। ध्यान रखा मैंने बिल्कुल नहीं, मतलब वहाँ पे भी तो ऐसी एक्टिविटी थी ना, कुछ टूटने फूटने वाली सारी की। जिंदगी है भैया, एक हाथ बचा है, ये भी टूट जाएगा तो चल लूंगी सही। वो टूटा हुआ है क्या पहले? भी टूटा है। यहाँ पे सबसे भारी समस्या वो है, हाथ टूट जाए, पाँव टूट जाए अलग बात है, आपने ठीक कर लिया, आपने फिजियो की सब कुछ किया। समस्या वो है कि जब आप एक चारपाई पे लेटे हुए सीधे, अब कर नहीं पा रहे कुछ चाह के भी, जी वो जो जीवन है ना, वो जीते जी नरक के समान हो जाता है। बिल्कुल।
अगर आप घूम पा रहे हैं, देख पा रहे हैं दुनिया को, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, पढ़ पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो सब कुछ सही है। तो अभी आपके बच्चों को कौन देख रहा है जब आप यहाँ 3 मम्मी, महीने? मेरी सास है। आपकी सास देख रही हैं। दोनों, 2 बड़ी गुड़िया है मेरी, एक बेटी मेरी 14 साल की, एक 10 साल की, वो मम्मी के पास है, मेरी मम्मी के पास, और बेटा उसकी दादी के पास है। ओके। तो यहाँ आने से पहले आप स्टिचिंग और फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में कितनी नॉलेज रखते थे? मुझे नॉलेज थी क्योंकि मम्मी वही कर रही थी, पर इंटरेस्ट नहीं था। तो जैसे इंटरेस्ट की बात करें तो मुझे खुद को लेकर ही था, मुझे ये पहनना है, ये बना लिया, कर लिया, ठीक है, बात ख़त्म। पर जब मैंने आपको बताया मेरे पैर टूटे, तो सीधी बात है, प्राइवेट स्कूल में खड़े रहकर पढ़ाना पड़ता है, तो मैं कोई भी ऐसी जॉब तो कर ही नहीं सकती थी जब तक मैं पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो जाऊं कि मैं कंटिन्यू 1-1, 2-2 घंटे खड़े रहकर पढ़ा पाऊँ। ऐसी जॉब तो मैं कर नहीं सकती थी। तो जब मेरे मई में मेरे मासी सास की बेटी की शादी हुई, तो मैंने कुछ कपड़े बनवाए, तो 4,500 रुपये ले लिया सामने वाली ने। तो मेरा तो मन जल गया, मैंने इनको कहा देखो ये 4,500 रुपये, आप 4,000 और करके मेरे को एक मशीन दिला दो, इतने तो मैं कमा नहीं लेती, क्यों दूँ? क्योंकि कभी मैंने पैसे दिए ही नहीं सिलाई के, पहले मम्मी कर लेती, फिर खुद कर लेती थी मैं। फिर उन्होंने ना बोला, नहीं तेरे पैर ऐसे, मैंने कहा कोई बात नहीं, मोटर वाली ला के दो मेरे को, पर मशीन ला के दो, आपको मैं 1 महीने के अंदर पैसे ला दे दूंगी कमा के, बस यूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला मेरे पास भी नहीं है, मैंने कहा कुछ भी करो। तो जब पैर टूटता है पता है सब दे जाते हैं 500 रुपये, 100 रुपये। और पैर टूटता तब नहीं देते जब मिलने आते किसी भी चीज़। कहने उसको जो होता है ना, मिलने आते फल फ्रूट लाने के लिए कि भाई तू ये खाना वो खाना, तो मैंने वो रखे। लोग 5 रुपए के बैठे हैं यहाँ पे कि 500 मिलेंगे, मतलब कोई मिलने आता है। वो पैसे बचा के रखे, मैंने कहा देखो पैर तोड़ के 7,000 तो कमा लिए, अब मेरे को आप है ना 5,000 दूसरे दे दो। तो ब्रदर्स की मशीन आती है 12,500 की, फिर ज़बरदस्ती मैंने वो मंगवाई, मैंने मेरा काम चालू किया, आस पड़ोस का काम चालू किया। फिर मेरे को क्या है, मैं साड़ी वगैरह ये भी जैसे कि मैंने खुद बनाई है साड़ी, डाई वाई करके, मेरी सारी साड़ी सिंपल वाइट थी पहले, सिंपल वाइट थी। तो मुझे क्या है कपड़े खुद बना के मैं पहनती हूँ। हमारे साड़ियाँ ही चलती है, तो कोई अट्रैक्टिव कलर ले लिया, बॉर्डर कर ली, ये वो, तो मैं पहनने लगी और ब्लाउज़ वगैरह मैं बना रही थी। फिर एक दीदी है, उनका नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, मैं कब से नाम याद करूँ, वो आए, उनके ब्लाउज़ बनाए, शादी के बनाए, गोद भराई वगैरह के सारे बनाए। फिर उन्होंने कहा भाभी आप इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनते हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, जब आप गरबे खेलते हो तो हम सब मिलके सिर्फ आपके कपड़े देखते हैं कि आज क्या पहन कर आओगे, आप किस तरीके से आप साड़ी डालते हो, आप गांव से जाते हो कभी कभार तो हम आपकी साड़ी देखते हैं, क्या पहना क्या नहीं। तो यही चीज़ है ना, आप हमारे लिए भी करो, उसके बाकायदा हम आपके पैसे देंगे। फिर मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, तो धीरे धीरे जैसे कि मैंने गांव में जो चीज़ें मिली उससे चालू किया, ये वो। फिर वो कहते हैं ना भूख नहीं मिटती। तो मेरे हस्बैंड और हम दोनों ऐसे मार्केट जा रहे थे, फिर मैंने उनसे बात की कि देखो गांव में गांव की तरह ही मिलेगा, तो क्या एक काम करते, पास में जो मैं आपको बता रही थी तहसील पड़ती है हमारी, तो हम वहाँ जाके एक शॉप देखे, हम दोनों शॉप के लिए निकले, इधर उधर देखते रहे, पर यही बात फाइनेंशियल पैसों की बात आ गई, क्योंकि उनका भी वीज़ा वगैरह कुवैत में लगानी था। तो आज 11 साल से वो भी इधर ही है। अब यहाँ रह के सुथारी काम करके बंदा कितना कमाएगा, 3 बच्चे, पापा मम्मी हम सब हैं। सुथारी काम मीन्स फर्नीचर का काम। फिर देखा, फिर एक शॉप पसंद आई। अब उसका ये था कि 1.5 लाख रुपए आपको डिपॉजिट देना है पहले, और 15,000 रुपये हर महीने रेंट। अब करे तो करे क्या, मैंने इनको कहा करना तो मुझे है, ये कि पैसे कैसे एडजस्ट करने। बेटी की एक आरडी पूरी हो चुकी थी, 2 लाख रुपए हमें वहाँ से मिले, बड़ी बेटी की हुई उससे 1,15,000 उससे मिले। फिर मैंने अपना मंगलसूत्र बेच दिया। 3.5 तोले का था तब, कुछ क्या भाव था, तो 1,65,000 रुपये में हमारे पास आए। तो उन भैया से कहा कि या तो आप, वहाँ कुछ चलता था कि या तो डिपॉजिट दे दो और हर महीने रेंट, या फिर 11 महीने का रेंट एक साथ दे दो। तो हमने ये डिसाइड किया कि भाई शॉप डालने के बाद चले नहीं चले, तो हम 11 महीने का रेंट एक साथ दे देते। तो 11 महीने का रेंट तो मंगलसूत्र जो बेचा था उससे हो गया, और बच्चों की जो आरडी हुई थी उससे जो पैसे आए थे उनसे फिर हमने सामान ख़रीदा, जैसे कि बुटीक का और पार्लर का दोनों करती थी मैं, तो थोड़ा सामान इससे लाया। 35,000 के कपड़े लाई थी शुरू में मैं बुटीक में रखने के लिए, क्योंकि मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि फैब्रिक भी मैं रखूँगी,
मेरे आइडियाज़ मैं कस्टमर तक ले जाऊंगी। कस्टमर आएगा, मुझे ये बनाना है, तो उसको मैं फैब्रिक सजेस्ट करूंगी कि ये फैब्रिक तेरे इस ड्रेस के ऊपर अच्छा जाएगा। उसके लिए मुझे फैब्रिक की नीड थी, तो वहाँ से बस सफ़र चलता गया, स्टार्टिंग करती गई और अभी मेरे 4 साल हो गया और बेस्ट है। अभी ये है कि मेरी शॉप में नहीं करते 30 से 35 लाख का स्टोरेज, मतलब कपड़ा वगैरह, लेसेस, ये वो सब कुछ है। सलून को अभी मैंने 1 साल से साइड किया क्योंकि शॉप जैसे से आया मेरी चेंज की, वहाँ पर जगह नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मैं इसी में कुछ और बेस्ट कर लूँ। 2 नावों में सवार होने से अच्छा है पहले इसको पूरा पार कर लूँ, फिर दूसरा करूँगी तो सही उसको भी। यही सोच के फिर यहाँ पे आई, इनसे बात की मैंने। आने से पहले लगभग मतलब आपका जो मंथली रेवेन्यू था वो कितना कर रहा था बुटीक से? मेरा शुरू में तो भैया था 40,000 50,000, पर अभी लगभग 2 साल से मेरा और अच्छा है। कभी 1 लाख भी हो जाता है, 1.5 लाख भी हो जाता है, सीजन में ऑलमोस्ट बहुत कुछ हो जाता है मेरा। तो बहुत अच्छा अभी आपका बुटीक चल रहा था। हाँ, अभी अच्छा है। जो लोगों का सपना होता है कि लाख 1.5 लाख रुपए बुटीक से आ जाए। जी जी। तो अभी जब आप 3 महीने यहाँ पे आ गए तो अभी आपका बुटीक कौन संभाल रहा है? अभी वर्कर हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरे दोस्त हैं एक, मतलब चल रहा है, जी, बंद नहीं चालू हुआ? है, नहीं बंद नहीं है, बंद नहीं। वर्कर हैं 2-3, तो जो मेरी शॉप पर जो वर्कर परमानेंट रहती है वो काम ले लेती है कुछ, क्योंकि मेरी जो वर्कर है वो वर्क टू होम करती है, आते काम ले जाते, मेजरमेंट वगैरह ले जाते, घर पे जाके काम करके पहुंचा देते। ठीक है, अब आप मुझे बताएं एक बार, आप पहले ऐसे स्टूडेंट हैं जो उन कैमरा ये कह रहे हैं कि मैं इतने पैसे में मेरा बुटीक चल रहा था बहुत अच्छा, और मतलब आपसे पहले भी कम से कम मैं यहाँ 100-150 स्टूडेंट्स को पर्सनली जानता हूँ जो 1 नहीं 3 से 4 लाख 5 लाख के बीच में कमा रहे थे बुटीक से। जी, क्या किसी का सलून था, मिक्स था, लेकिन उन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं शूट किया। कह रहे भैया हम इंटरव्यू नहीं शूट करवा सकते बेसिकली, क्योंकि उससे फिर जो हमारे क्लाइंट हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। कुछ इस तरह की उनकी सोच थी। और एक हरिद्वार से थी, एक छत्तीसगढ़ से थी, जिनके मतलब 7-7 8-8 लाख रुपए कमाते थे। 3 महीने प्रॉपर सीख के गए, पीछे पार्टी में भी आए थे वो हरिद्वार वाले। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, या लोग भी जानना चाहेंगे कि जब आप इतना पैसा ठीक ठाक कर रहे थे तो क्या सीखने फिर आप आए? लगभग तो आप ऑर्डर तो चाहती हूँ मैं, इसलिए जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, मैं कमा रही थी और शायद मेरे कस्टमर्स भी सुनेंगे जो मुझे जान रहे वो भी, पर वो जो मैं काम कर रही थी वो मुझे जो अच्छा लग रहा है उस हिसाब से कस्टमर आया, मुझे ये बनाना है तो वो मैं लेती। मैंने कभी कस्टमर को ये नहीं बोला कि ये मुझे नहीं आता है, ये साफ बोलूँगी मैं, ये मुझे नहीं आता, ये मैंने कभी नहीं बोला। पर रियली मैं बोल कर मेरे को नहीं आता था, पर उसके लिए मैंने वर्क किया, पूरी रात जागी, कैसे होगा कैसे नहीं ये सोचा, ये सब कुछ किया। तो कहीं ना कहीं मैंने स्ट्रगल बहुत किया और कर रही हूँ और मैं करना चाहूँगी। और इंसान को क्या है कि बेसिकली जब वो सीखने की इच्छा मर जाती है ना उसकी, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। आपने बहुत सारे लोगों को देखा कि मेरे को तो जी ये आता है और मैं यही करूँगा। तो आप देखो जब परफेक्शन पे इंसान इतने नज़दीक चला जाता है ना, तो ब्रांड को बीट कर देता है। तो आज मेरे कस्टमर को भरोसा है कि ऐसा कपड़ा जो किसी की समझ में नहीं आए तो शीतल दीदी के पास लेके चले जाओ, वो बता देंगे इसका करना क्या है। बिल्कुल, आप समझें, जो मैं स्टूडेंट्स को बताता भी हूँ बार बार, और होपफुली वही कहानी है जैसे आपने कहा कि आपको पता होना चाहिए स्किन टोन के हिसाब से कौन सा फैब्रिक उसके ऊपर मैच होगा और बॉडी टाइप के हिसाब से कौन सा डिज़ाइन उसके ऊपर शूट करेगा। और कस्टमर ये सुनना चाहता है। जब वो सुनवाओगे ना, आप उसको अपना ज्ञान दोगे कि भैया ऐसे ऐसा कर दो, तो 90% टाइम ये होगा, वो कहेगा जी जो आपको अच्छा लग रहा है वो बना दो। हाँ, वही कहते हैं आपकी चॉइस बेस्ट है, आपको पता है हम पर क्या अच्छा लगेगा, आप बताओ कौन सा कपड़ा जाएगा, कौन सी डिज़ाइन जाएगी। भले वो घर से कुछ भी सोच कर आए, पर अगर मैंने कह दिया ना दीदी ये अच्छा नहीं है, आपको इस तरीके से अगर आप करवाओगे और इसकी जगह ये फैब्रिक लोगे, उनको इतना भरोसा है मेरे ऊपर कि जो बताएंगे बिल्कुल सही बताएंगे। आप समझें, जो बच्चे जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और दीदी ने अभी खुद ही बताया 1,500 रुपये से शुरुआत की इनकी। अगर आप इन्होंने ध्यान से आपने इनकी स्टोरी को सुना तो 1,500 रुपये से पहले इनकी कमाई 1,500 रुपये थी, टीचिंग जब इन्होंने की। और जब बुटीक का काम किया होगा तो अभी 100-200-500 रुपये किसी सूट के लिए होंगे, और आज ये खुद कह रही हैं कि लाख रुपये प्लस ये कमा रहे हैं। और उसके बाद ये स्किल बढ़ाने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो होपफुली अब जो इसके बाद ये करेंगे, अगर इन्होंने सही से समझा होगा सारे सिस्टम को, तो फिर गिनती नहीं है, फिर आसमान की कोई बुलंद लिमिट नहीं है कितने ऊँचाई जा सकेंगे। क्या सोच रहे हैं अब इसके बाद, यहाँ से आने के बाद क्या करेंगे? मैंने बहुत कुछ सोचा, मैं आई इसीलिए थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है। मुझे पता नहीं, मैं वो कहती मेरे को शांति नहीं मिलती है। मुझे यहाँ जब तक चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं होती तब तक मेरा मन विचलित रहता है। तो काम तो कर रही थी, पर वही क्या वे यार ये तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कर तो लिया पर खुद के काम से जब खुद को संतुष्टि नहीं मिले तो वो काम कैसा।
फिर मेरे हस्बैंड से बात की, इसी बीच मेरा एक मिसेस राजस्थान में मैंने दिया था, वो मेरा हो गया। और यहाँ के लिए भी मैंने 2025 में अप्लाई किया था, तो वो शूट हो जाता मेरा। उसके बाद है ना यहाँ आना था, यूँ था। तो 30 मार्च को मेरा वो था, मिसेस राजस्थान कंपटीशन था मेरा, वहाँ से हो जाता तो मेरा नेशनल लेवल पर जाना था। और 24 मार्च को मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरा हार्ट टूट गया, तो वो बड़ी भारी समस्या हो रही है आपके जीवन में। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है किसी भी आप बड़े प्रोजेक्ट के लिए कहीं भी जाओ ना, तो शनि महाराज के दर्शन करके जाया करो तुम। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें नज़र लग रही है बार बार। हाँ, बस वही हो रहा है, जो भी है। पर मैं नहीं हारती। मेरा ये मानना है कि अगर 2 हाथों वाले इतना कर सकते तो वो तो 4 हाथ वाला है, हमारे लिए बैठा है ना, तो करेगा, रास्ते वही बनाएगा। उनको रास्ता दे रहा है हमारा बुरा करने के लिए, तो हमारा अच्छा करने के लिए भी तो उसने रास्ता बनाया ही होगा। बिल्कुल, आप समझे। कई बार क्या है कि दुनिया को जिस वे में हम देखते हैं ना दीदी, वो ऐसी होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती। देखो जैसे कि आप देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, वो एक ऑप्टिमिस्टिक लीडर थे। वो दुनिया को मानते कि सब जैसे मैं अच्छा हूँ वैसे ही सब अच्छे हैं। सरदार पटेल जी को देखेंगे, वो रियलिस्टिक लीडर थे। वो समझते हैं कि दुनिया करती क्या है, समझ पा रहे हैं। अब मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, जैसे सरदार पटेल ने सारी रियासतों को एक साथ कर दिया, चाहे बंदूक के दम पे किया, चाहे दबाव में किया, चाहे किसी को बना के किया। और जवाहरलाल नेहरू का जो अलग विजन था देखने का, उन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए, जो भी किया। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी आपने कहा कि भगवान जी बैठे हैं, ठीक है, भगवान जी बैठे हैं, हमारे लग रहेंगे, लेकिन बार बार हमें गलतियों से सबक लेना चाहिए। किसी को बताना नहीं चाहिए ज़्यादा कि हम क्या कर रहे हैं जी, क्या नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। पर लोग तो इसी ताक में रहते हैं, जैसे ये निकली, हाँ आज फिर से नई साड़ी पहन ली, अरे यार मैं कमा रही हूँ, एक्सीडेंट तो वैसे ही मेरे होते रहते, किसी दिन निपट गई तो। उसके बाद जब आप इतना अच्छा काम कर रहे थे दीदी, तो उसके बाद जब आप पहले दिन यहाँ पे आए होंगे और आपको सिखाया गया मशीन में सीधी सिलाई कैसे लगाते हैं, उन्होंने मेरे को सलाह भी दी थी कि भैया बुटीक वालों के लिए अलग से बैच रखो और बेसिक वाले बच्चों के लिए अलग से रखो। तो अभी जब आपका बैच कंप्लीट हो रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी देखते हैं, मैं क्या करना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए? मेरा यही कहना भी है, बहुत कुछ अच्छा है। जैसे ही मुझे सब कुछ अच्छा लगा, सीधी बात है। एक तो नज़रिए का फ़र्क होता है, अगर आप अच्छा देखना चाहोगे तो अच्छा ही दिखेगा, बुरा देखना चाहोगे तो बुरा दिखेगा। मैंने ऐसी लड़कियों को भी देखा कि अरे यार हम तो यहाँ के पछता रहे हैं, ये वो। मैंने उनको यही बोला, पेशेंस, धीरज रखो। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ डिज़ाइन सीखने आए, हम मेथड सीखने आए। डिज़ाइन सीखनी है तो मैम तो 90 दिन में 90 डिज़ाइन सिखा देगी, खुश हो लो तुम। पर मेथड अगर सीख लिया तो तुम तो लाखों डिज़ाइन बना सकती है ना। जैसे अभी आपने फेयरवेल में देखा होगा तिरंगे डिजाइन्स। जी बिल्कुल। नहीं, अवार्ड के दिन मैंने मेरी ड्रेस पहनी है, बस वो सही लग रही थी, सही लग रही थी। उस ड्रेस के लिए आज सुबह भी फिर से कॉल आ गया कि आप आपका नंबर दो और हमें एक फ़ोटो भेजो वापस से उस ड्रेस की। बाकायदा क्लासरूम में मेरे फ़ोटो लिए सबने, कि मैम खुद तारीफ़ करने लगी, सही में तुमने बनाया? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल रेडीमेड लुक दे रहा है। तो ये चीज़ होती है। तो ये तो घोल के पिलाने वाली तो चीज़ नहीं है। वहाँ पर मैंने क्या किया, उनके जो मेथड थे वही अप्लाई किए। ऐसा तो है नहीं कि मैम ने ये मुझे स्पेशल सिखाया था। अभी जैसे आप देखेंगे आपके बैच में, चलो आपको तो आता था, आपके बैच में 2 लड़कियां थी जिन्होंने यहाँ पे मॉडलिंग की है। ये तो शायद आपकी रूममेट है, वो तन्नू गोदारा। जी बिल्कुल। और एक वो लड़की तीसा। उनको कितनी सिलाई आती थी? नील, 0, कुछ नहीं आता था। और उन्होंने 3 महीने मॉडलिंग भी खूब की है यहाँ पे। उनके 8-10 दिन मॉडलिंग में ही चले गए होंगे, है ना। उसके बावजूद उनकी ड्रेस देखो कैसी थी। नहीं करते हैं सर, ऐसा नहीं है। जो सीखना चाह रहा है वो सीख जाएगा। कर रहे, मैं तन्नू की आप बात करें, मैं कह रही हूँ भले उसको नहीं आया क्या किया, पर उसने हमारे साथ बैठकर 4 रात तक वो सोई नहीं है। दीदी मुझे समझा दो, दीदी मुझे करवा दो, कैसे करना है हमको बता दो। तो हम 3-4, जैसे रितु, सीमा, मैं, हम 3-4 लड़कियों का ग्रुप था। तो हम साथ में, जैसे हमारा जो थीम था वो डेनिम पर था, डेनिम पर काम करे। तो उस बीच वो भी, दीदी कोई नहीं बताया, दीदी आपके जैसा हमने कभी नहीं देखा, आप हमें बता दो। तो हम सब ने मिलकर उसकी ड्रेस पूरी करवाई। और उसका पूरी करवाने का रीज़न ये था कि उसमें हमने देखा कि ये कर सकती है और उसकी इच्छा है, मेन चीज़। नहीं तो कौन खाली फोकट उसके पीछे टाइम बिगाड़े। ये भी तो होता है ना, जब बंदे को करना ही नहीं है तो क्यों हम लेकर बैठे। पर उसने ये बोला, आप बस मेरे को कटवा दो, आप मेरे को सिखा दो, कर मैं लूँगी। और वो पूरी रात जाग कर करके आई। हमारे साथ क्या होता दीदी, यहाँ पे ना मैंने ऐसे बुटीक ओनर्स को आके देखा है जिनको 10-10 साल हो गए लेकिन बेसिक नॉलेज नहीं है। जी बिल्कुल। और अगर हम मान के चलो, मैं ये सोचूं कि जैसे अभी मैं आपको कहूँ एक बार मेरे को गिनती सुनाइए, आप कहाँ से शुरू करेंगे?
1 2 3 4। 1 2 3 4। आपने ऐसा तो नहीं किया 17 18 19 20 और आपने कहा पहले 16 तक से मेरे को आती है। आप समझें, जब हम यहाँ पे सिखाना स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारा शुरू से मोटिव यही था, मतलब ऐसा नहीं कि ये आज ही ऐसे होगा, धीरे धीरे हमारा डेवलप हुआ है कि बच्चे को मानता है कि मेरे को आता है। और यहाँ पे पजल सबसे ज़्यादा बच्चे वही होंगे जो ये मानता है कि मेरे को आता है, और उसका अब ये मैं करूँ मिक्स करता रहेगा। और जैसे कुछ बुटीक्स, आप जो आपका बुटीक का फैब्रिक था कस्टमर का, वो आप लेके आए कभी यहाँ ड्रेसेस बनाने के उनके? नहीं लेके आए ना। अब आप समझो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके बुटीक चल रहे हैं और वो कस्टमर का फैब्रिक यहाँ लाते होंगे। इसका जब वो यहाँ पे लाते होंगे ना, तो फिर वो अपने मेथड को छोड़ ही नहीं पाए होंगे, क्योंकि उनको कस्टमर का रिपीट करके देना था, कटाकट कंप्लीट करके देना था। इसलिए हम यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि जो भी बुटीक ओनर भी आए, जो मेरी बात को सुन रहा है, वो ये समझ के आए कि मेरे को कुछ नहीं आता, मैं 3 महीने वहाँ पे देना चाह रहा हूँ। उसके बाद हमारी गारंटी है, अगर वो ना सीख जाए तो। सही बात है भैया, पर तो भी थोड़ा बहुत अगर इम्प्रूवमेंट हो जाए, जैसे कि बिल्कुल बिगिनर्स है जिसको सुई में धागा डालना नहीं आता, वो एक्चुअल में जैसे मैं आ गई, मेरे अंदर तो पेशेंस था, क्योंकि मैं चाहती थी उनको डे 1 से देखना क्या कर रहे हैं कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी चाह है उनके जैसे बनने की। तो मैं तो उनको 0 से देखना चाह रही हूँ। पर कोई ये भी है जो सिर्फ सीखने आया है, उनको कोई मतलब नहीं है मैनेजमेंट से, रोल से, ये वो कुछ कोई मतलब नहीं। तो कहने का मतलब इतना ही है कि जिनको शुरू से शुरू करना है वो अलग, और जो जिनको आता है उनको आप कह रहे हो पहली सीढ़ी चढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर वो चीज़ें थोड़ा सा स्पीड में ले। हाँ, शुरुआत आपकी जो हो रही है वहीं से करें, पर थोड़ी स्पीड में कुछ ऐसा किया जा सकता है। जैसे जो बच्चे हैं जो ऑप्शन चूज करेंगे मेरे को ज़्यादा कुछ करना है, तो शाम को उनकी वर्कशॉप चला दी जाए। बस यही चाहती हूँ मैं आई थी, मैंने सारा कंसल्ट किया, तो मुझे हो सकता है कोई इंटर्नशिप चल रही है तो मैं साथ साथ वो भी करूँ, पर शायद तब इतनी सारी चीज़ें मुझे नॉलेज में नहीं आई। फिर ये जो मैंने उस दिन आपसे इसीलिए बात की, मुझे यूँ भाई मेरा नहीं तो दूसरों का बोला हो जाए। कुछ ऐसा करेंगे, कुछ वर्कशॉप वगैरह चला दी जाए शाम को, हाँ, जिससे वो ड्रेसेस कर सके कि मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। बस इसीलिए चाहती हूँ, क्योंकि बंदे इतनी दूर आते सीखने के लिए आते। फिर जो रितु मैम ने यहाँ पे ड्रेसेस सिखाई हैं, उनमें से सबसे दिल के करीब कौन सी आपकी, कौन सी सबसे अच्छी लगती है? सारी, कोई एक भी ऐसी नहीं है। जिस अभी मैंने जो मेरा अवार्ड के दिन पहनी वो जी, लेकिन वो तो सिखाया नहीं मैडम ने। वो कौन से मेथड से बनाई थी? वो मैंने उनके प्रिंसेस कट मेथड से और ब्लेजर वाला जो उनका वर्कशॉप है वो देखा उससे। पर ये मेरा थोड़ा और अलग था, जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी वो मैंने हटा दी, बाकी चीज़ें ऐड कर ली और उसको बना लिया मैंने। ओके, अब की बार जो फैशन शो हुआ था उसमें आपकी ड्रेस तो अच्छी थी, क्योंकि आपने बनाई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। उसके अलावा आपको किसकी ड्रेस अच्छी लगी? उसके अलावा मुझे लगी जैसे कि हमारी तो बेस्ट थी, हम तीनों की, मेरी, रितु, सीमा की, हमारी बेस्ट थी, ये पता है, और सबसे बेस्ट थी ये भी मुझे पता है। नहीं, जब तक हम खुद को महान नहीं मानेंगे दूसरा क्यों मानेगा? मुझे वही तो कह रही हूँ मैम की एक बात है कि सबसे पहले कुछ अच्छा हो रहा है ना, यस, वेल डन शीतल, बहुत जरूरी है। दूसरा नहीं करेगा, दूसरे के भरोसे तो हम मर जाएंगे। नहीं, मुझे पता है हमारे में एबिलिटी है तब हमने किया ना, किसी और में थोड़ी है। और साथ मिलके हमने वर्क किया है, 8 दिन की मेहनत जब हम पहन के खड़े हुए। तुम और तुम्हारे दोस्तों के अलावा पूछ रहा हूँ मैं, किसी की ड्रेस अच्छी जो तरंगी सी ड्रेस? याशी की अच्छी थी, उसकी मेहनत दिख रही थी याशी वाली, क्योंकि है ना लेबर भी देखी जाती है। आपने उस ड्रेस के लिए कितने, याशी वही गुड़िया देहरादून वाली, हाँ, कितने दिन लगाए। एक दीदी है संतोष दीदी, पिंकी थी, जिन्होंने चम्मच के लिए, मतलब वो लोग 8-8 दिन से सोए नहीं थे। तो यहाँ से जाने के बाद तो आप होपफुली अपने बुटीक को ही कंटिन्यू करेंगे? मैं कुछ ऐसा बुटीक करना चाहती हूँ कि लोग सोचे नहीं कि भाई ये चाहिए तो हमें बाहर जाना है। उस कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए ना, जो मैं कह रहा था, वेडिंग बुटीक टाइप के, उस कॉन्सेप्ट पे आप काम कीजिए। मैं पहले भी मेरा वैसा ही था और अभी कुछ और इम्प्रूवमेंट मैं आपको गारंटी देता हूँ जी, जो कॉन्सेप्ट पे मैं आपको कहने कह रहा हूँ, अगर आप सही काम से करोगे तो मेरे से लिखवा लीजिए, 5 लाख से ऊपर कमाएंगे आप जी, मिनिमम बता रहा हूँ 5 लाख रुपये। काम के लिए समय नहीं होगा आपके पास, इतना काम होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट और लगेगा जी, थोड़ी कहानी और लगेगी, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा होगा। और 3 महीनों में आपका खर्चा कितना हुआ यहाँ पे? खर्चा तो ये है कि आपकी तरफ से तो जो फीसेस वगैरह है वो ठीक है, वो भर दी, पर उसके अलावा जैसे मैम जो सिखा रहे हैं उसमें आप कितने वाला कपड़ा लगा रहे हो वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैंने लिमिटेड लिया, सीधी बात है, क्योंकि जब बंदा 10 रुपए की चीज़ खरीद के ला रहा है और यहाँ उसको खरीदने में उसके 20 रुपए लग रहे हैं, तो वो वही सोचेगा कि इसको तो मैं घर जाके कर लूँगी। तो जो ज़रूरत का है उतना ही मैंने किया, तो लिमिटेड। हाँ, मेरे इधर उधर के खर्चे ज़्यादा हो गए, पर फैब्रिक और फीस वगैरह का मिला के लगभग 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास आपका रहेगा।
ओके, आप तो 1 महीने में कमा ही रहे हैं वैसे भी, क्या लाख रुपए आपके लिए फिलहाल। कमा लूँगी भरोसा है। ओके, तो यहाँ पे टीचिंग स्टाफ था, उसके साथ कैसी आपकी बॉन्डिंग रही? मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी, बहुत अच्छा था स्टाफ वगैरह, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई ऐसा दोस्त नहीं। आपके जो जो जीवन भर आपके साथ रहे? जैसे कि दोस्त का कहा जाए तो शुरुआती 1.5 महीना तो हमें लोगों को पहचानने में लगता है, हम्म, फिर 1 महीना निकल जाता है काम में, लास्ट 15 दिन में पता चलता है कौन अपना और कौन नहीं। अपना तो जिसे हम किसी को ये नहीं कह सकते कि अपना तो यहाँ कोई होता ही नहीं, होते हैं। ये मैंने देखा जब मैं रितु सीमा से मिली तो मुझे लगा कि अपने होते हैं यूँ। रितु, सीमा, पिंकी, रविता दीदी, मतलब मैं तो क्या बोलूँ, बहुत सारे, इन सब ने तो मेरे को माँ का दर्जा दे दिया कि आप तो हमारी माँ हो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें पता है आपके पास आएंगे तो सब सॉल्व हो जाएगी। मतलब मैम से कुछ बात करनी है तो भी यूँ है कि दीदी ये पूछ दो, ये बोल दो। मैंने कहा ठीक है। रिंकू भैया के आगे कुछ बोलना है तो भी शीतल दीदी ये बोल दो, क्योंकि मुझे पता है मैं सही बात करूँगी। तो रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? बहुत अच्छी, मतलब कभी मिलके ये नहीं लगा, मतलब सोचते थे कि यार इतनी बड़ी हस्ती है, जाएंगे। मेरा इवन मेरे हस्बैंड ने मेरे को यूँ कहा कि तू मैम के साथ सीखना करके जा रही है, तुझे पता है वो वही पढ़ाते। मैंने कहा जो भी हो, मैं तो सिर्फ उनको देखने जा रही हूँ, उनके हाव भाव देखूंगी, कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं। मुझे तो उनका मैनेजमेंट देखना है कि वो किस तरीके से इतना सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। और रियली भैया मैं यही देखने आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आगे जाना है। मैं अभी जिस लेवल पर हूँ उससे मैं संतुष्ट हूँ, पर मैं जानती हूँ मैं और कुछ कर सकती हूँ। क्या और ये मैं देखा, करूँगी। क्या देखा फिर आपने ऐसा? मैंने ये देखा कि अगर आप जीवन में कितने भी बड़े बन जाओ, पर जो आपकी ओरिजिनलिटी है वो हमेशा रहनी चाहिए। मैम के साथ जब बात करते तो यूँ लगता है कि वो ये, मतलब जो दूसरे लोग नहीं, घमंड आ जाना, ईगो आ जाना, वो तो कुछ है ही नहीं। मतलब यूँ लगता है ये हमारे दोस्त जैसे, ठीक है और कैसे बात करना, जैसे कैसे काफ़ी नहीं। बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमें ऐसा लगता था कि जैसे जो ये रील वगैरह में दिखाते हैं ना, फेकनेस है, फेक दिखाते हैं रील में। तो मैंने उसको कहा था कि जैसे पिछले 3 दिन पहले हम इंटरव्यू शूट कर रहे थे, 9 घंटे हो गए थे मेरे को, और इंटरव्यू शूट करते करते हाव भाव जैसे भी हुए, मैंने कहा गुड़िया हम फेक नहीं करते, अगर मेरे को गुस्सा आएगा तो मेरे चेहरे पे आ ही जाएगा वो। और मैं ऐसा भी नहीं कि हम ये कहें ऐसा है, हाँ, लेकिन हम 5 भाई बहनों में रितु मैम थोड़ी अलग है, उनको गुस्सा बहुत कम आता है बेसिकली, आप समझें, ना के बराबर। और ना के बराबर क्यों आता है? क्योंकि जब जीवन के संघर्ष से इंसान उठता है ना, जी, तो अलग लेवल हो समझता जाता है है। सब मेरे को गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि मैंने फौज की नौकरी की, वहाँ पे मैंने देखा डिसिप्लिन, जहाँ भी फिर मेरे को दिखता है इनडिसिप्लिन तो मेरे को गुस्सा आता है। क्योंकि मेरे को फौज में 1 सेकंड के लिए भी गालियाँ मिलती थी, डंडे मिलते थे। भैया। लड़कियां फोटो खिंचाने के लिए लाइन लगाए, ऊपर गिरे, हाथ पकड़े, पर कभी कोई इरिटेशन उनके फेस से झलकता ही नहीं है। कि मतलब मुझे भी हो जाता है कभी कभी, बच्चों से भी हो जाता है कि काम से थक कर आए और इधर, मैंने कहा यार बेटा थोड़ी देर के लिए तो दूर हो जाओ, मुझे हो इरिटेट जाता होता है। मेरा बच्चा रोने लग जाए, मेरे को हो जाता है भाई चुप हो जा, तू क्या समझेगा, वो 1.5 साल ये का। इस मैम में नहीं दिखता है। बिल्कुल, इस चीज़ का काफ़ी फ़र्क है, और ये नेचर का फ़र्क होता है। तो ये पर कुछ सीखने ये मिलता है ना, बिल्कुल। कि इस तरीके से रहना चाहिए। ओके, तो आप 3 महीने आप पीजी में रहे हैं, तो आपको कैसा लगा यहाँ का माहौल? सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कभी कोई इशू लगा हो? सेफ्टी सिक्योरिटी बिल्कुल सही है कि अगर रात में भी आप लोगों का किसी को काम करना है, हम लोग काम करने के लिए जा रहे थे तो अकेले नहीं जाने दिया जा रहा था, बाकायदा गार्ड हमारे साथ रहता था, तो आना जाना सब कुछ सिक्योर था यूँ। बाकी किसी चीज़ की हमको प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई। और कभी कुछ हुआ होगा तो अरुण भैया है, रिंकू भैया है, किसी से भी हमने बात की तो उसका सॉल्यूशन भी हो जाता है तुरंत। सुनने ऐसा वाले नहीं कि हैं डिले कर दिया कि वाह ठीक है ये बोलते रहेगी ये वो। अभी 2 दिन पहले की बात है, किचन बंद हो गया, मेरे को खिचड़ी बनानी थी, तो सारे किचन बंद थे, फिर मैम का किचन खुलवा कर भी मेरी खिचड़ी ज़रूर बनी। ओके, तो अंत में जब इस इंटरव्यू को हम समाप्ति को लेके जाएंगे तो मैं चाहूँगा दीदी आप महिलाओं के नाम कोई संदेश दें। मैं तो यही कहूँगी कि घर से काम कर रहे हो आप, बेस्ट है, काम करना चाहिए। महिलाएं जो सोच रही है कि हम ये काम करेंगे तो क्या लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो यही काम है, आप अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करेंगे तो भी आपके लिए बातें करेंगे, पर आपका मन क्या कहता है ये सुनो। सबसे पहले अपने मन की आवाज़ सुनो, आपको लग रहा है मुझे ये काम करना है और आपकी उसके पीछे मेहनत है तो वो काम आपको करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि स्किल आपको कमा कर देगा और कोई नहीं देगा। आज आपने आपका आज देखा है, कल किसका क्या है वो किसी ने नहीं देखा है। तो अगर जो कुछ करना चाहें
तो हम अपने स्किल को लेकर बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही कि मतलब आप मान के चलो कि एक भ्रांति सी फैली हुई है कि पता नहीं क्या 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 पढ़ते रहते हैं और एकेडमिक्स मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं चाहिए। मैं खुद PhD कर रहा हूँ, मैंने खुद लेकिन ने डबल MA BEd किया है। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन एक स्किल होनी चाहिए, बस क्योंकि जो हमारी एकेडमिक्स की पढ़ाई है वो आज के युग में हमें नौकरी दिलाने के काबिल है नहीं उतनी ज़्यादा। अगर गवर्नमेंट जॉब मान के चलो जिसका सिर्फ 2% है, वो 98% क्या करेंगे? मम्मी कहते हैं हमारे, देख उसकी लग गई, देख उसकी लगी। मैंने कहा मम्मी वो कितना कमाती है पूछ के रहो एक बार। मम्मी मतलब मेरे सासू माँ, उनको वो मेरे लिए कहते हैं, उनको यूँ है कि दौड़ती भागती रहती है, इतनी तो पूरी टूट फूट तो चुकी ही है, तो बच्चे संभालने पड़े। तो गवर्नमेंट जॉब हो तो तेरी सिक्योरिटी और बच्चों की भी सिक्योरिटी, ये उनका कहना है। पर मैंने ये कहा कि मम्मी वो 5 साल में कमाएगी उतना मैं 1 साल में कर लूँगी, भरोसा तो है मेरे ऊपर, कर लूँगी मैं, बस आप टेंशन मत लो। तो शीतल दीदी ने काफ़ी अच्छी अच्छी इंसाइट्स दी और होपफुली आपको इनका इंटरव्यू सुन के बहुत मज़ा आया होगा। और कौन सी बात आपको अच्छी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इन फ्यूचर हमें क्या क्या सवाल पूछने चाहिए स्टूडेंट से वो भी कमेंट में बताएं। इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। इंसान नाम है उसका।